हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है ये पीडीएफ और नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे कि सर आप नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क टोपोलॉजी के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हैं, तो मैंने इसको आज के ही एमसीक्यू सेशन में इंक्लूड किया है ताकि ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएँ। हो सकता है एग्ज़ाम में अगर पूछी जाएँ ये चीज़ें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अनटाइमली स्नोफॉल होने की वजह से साउथ कश्मीर में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, जहाँ पे ग्रोवर्स एप्पल ग्रोवर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सब बेहतर हो जाए, इससे ज़्यादा हमें देखने को ना मिले। उसकी वजह से कुछ डिले हो गया है मेरी तरफ से, कुछ एमसीक्यू सेशंस आप जो है कुछ टाइम से एमसीक्यू सेशंस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपको कंटिन्यूसली एमसीक्यू सेशंस मिले। स्टैटिस्टिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, सॉरी की हुई है स्टैटिस्टिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, और इस एमसीक्यू सीरीज़ कंप्यूटर्स की एमसीक्यू सीरीज़ को भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। अब हमारा इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करने हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम आगे वाले एमसीक्यू सेशंस में। आज का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है। आई मेक श्योर कि आप इस एमसीक्यू सेशन को आखिर तक देखें, ठीक है, ताकि ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएं कि नेटवर्किंग और पीडीएफ के रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको आप कैसे हैंडल करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइल फॉर्मेट दैट कैप्चर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक एज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज इज कॉल्ड। उस फाइल फॉर्मेट को जहाँ पे सभी एलिमेंट्स को, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट में एलिमेंट्स हो, उनको कैप्चर करना एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज डॉट एक्सएमएल, ऑप्शन बी इज डॉट पीडीएफएक्स, ऑप्शन सी इज डॉट पीडीएफ, ऑप्शन डी इज डॉट सीएपी डॉट कैप्चर। तो क्या कहते हैं ऐसे फाइल फॉर्मेट को? ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हुई हैं, हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। जब हमने जो है इन चीज़ों को पहले पढ़ा है पीडीएफ वगैरह में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट जिसमें सभी एलिमेंट्स को कैप्चर किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज के द्वारा, वो है हमारे पास ऑप्शन सी पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ एक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना ही हमारे पास कैप डॉट सीएपी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सएमएल है हमारे पास। अगर हमने एक्सएमएल जो है एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होगा या किसी वेब पेज पे हमने उनको डिस्प्ले करना है, उसके लिए हमारे पास एक्सएमएल फॉर्मेट है। लेकिन अगर हमने किसी फाइल फॉर्मेट में जो एलिमेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट जो होते हैं, चाहे उसमें पिक्चर्स हो, चाहे उसमें वीडियोस हो, या कोई और पिक्चर्स हो, या कोई टेबल हो या टेक्स्ट हो, उसको कैप्चर करना ताकि वो चेंज ना हो जाए। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसमें कोई चेंज ना आ जाए फॉर्मेट में, तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मेट है जिससे हम पीडीएफ कहते हैं, डॉट पीडीएफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। द फर्स्ट वर्जन ऑफ पीडीएफ वाज रिलीज्ड ऑन, जब पीडीएफ का पहला वर्जन कब रिलीज हो गया? ऑप्शन ए इज 1982, ऑप्शन बी इज 1993, ऑप्शन सी इज 1995, ऑप्शन डी इज 2000। ठीक है, तो कब हो गया पहला वर्जन पीडीएफ का रिलीज? आई एम श्योर आप लोगों को डेट बिल्कुल याद होगा, बहुत आसान सा डेट है। आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1993। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फादर्स ऑफ पीडीएफ एंड डाइड रिसेंटली इन अप्रैल 2021। इन लोगों में से कौन ऐसा शख्स है जो फादर ऑफ पीडीएफ तो माने जाते हैं, लेकिन रिसेंटली अप्रैल में उनकी डेथ हो गई है, अप्रैल 2021 में? वो शख्स कौन है? ऑप्शन ए इज गोरन मार्बी, ऑप्शन बी इज जॉन वॉर्नॉक, ऑप्शन सी इज चार्ल्स गैस्की, ऑप्शन डी इज रॉबर्ट पैस्टन। कौन है वो शख्स जो पीडीएफ के फादर? बहुत आसान हो गया है अब ये क्वेश्चन ये जानकर के फादर ऑफ पीडीएफ भी है और रिसेंटली इनकी मृत्यु भी हो गई है, इनकी डेथ भी हो गई है अप्रैल 2021 में। कौन है वो शख्स? आई एम श्योर आप लोगों को ये पता है, हमने ऑलरेडी आपको बताया है। हमारे पास दो शख्स है जिनको फादर ऑफ पीडीएफ माना जाता है, वो है जॉन वॉर्नॉक एंड चार्ल्स गैस्की, और वो शख्स जो रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई है वो है चार्ल्स गैस्की, who is considered as one of the fathers of PDF. Charles Gaskey. Option C is the correct answer for question number 3. Let's move to the question number 4. Question number 4 is language used for development of the PDF is.
पीडीएफ को डेवलप करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे लिए इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि हम डिफरेंट चीज़ों को डेवलप कर सकें। अगर हम फ्रंट एंड को डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए अलग लैंग्वेजेस हैं, बैक एंड को डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए अलग लैंग्वेजेस है। इसी तरह हमारे पास पीडीएफ को डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज़ पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज़ जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। क्या कहते हैं, कौन सी है वो लैंग्वेज जो पीडीएफ को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है? वो लैंग्वेज है, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, वो है ऑप्शन बी, पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इसमें मैंने आपको 3 लोगों के बारे में बताया था। जॉर्ज थे इसमें एक शख्स, और एक शख्स, और तीसरा हमारे पास था बिल पैस्टन। ठीक है, बिल पैट्रॉक्स, शायद पैट्रॉक्स, ये 3 शख्स थे। आप लोगों को याद होगा, अपने नोट्स में एक बार देख लीजिए। ये 3 शख्स थे जिन्होंने डेवलप किया इस लैंग्वेज को, पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज को। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ एडोब इनकॉर्पोरेशन? एडोब इनकॉर्पोरेशन ने ही हमें इस चीज़ से नवाजा, हमें ये सहूलियत फराहम की कि हम PDF फॉर्मेट को आज यूज़ कर रहे हैं। तो इसके जो प्रेजेंट CEO है एडोब इनकॉर्पोरेशन के, वो कौन है? ऑप्शन ए इज़ श्यामदास मुखर्जी, ऑप्शन बी इज़ बिल पैक्सटन, ऑप्शन सी इज़ शंतनु नारायण, ऑप्शन डी इज़ ओम प्रकाश नारायण। कौन है वो शख्स जिनको, जो प्रेजेंट CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडोब इनकॉर्पोरेशन के, वो कौन है वो शख्स इन चारों शख्सों में? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, इट इज ऑप्शन सी, शंतनु नारायण। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्चेबल पीडीएफ्स? इनमें से कौन सी ऐसी पीडीएफ्स है जो सर्चेबल है, जहां हम कंटेंट में से कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं? ठीक है, उन हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पीडीएफ्स है जो आपको ऑलरेडी पता है। डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ्स, स्कैन पीडीएफ्स है, OCR पीडीएफ्स है। कौन से हमारे पास सर्चेबल पीडीएफ्स है जहाँ पे हम कंटेंट को सर्च कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ्स, ऑप्शन बी इज स्कैन्ड पीडीएफ्स, ऑप्शन सी इज OCR पीडीएफ्स, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई इज बोथ ए एंड सी। 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने बताना है कि सर्चेबल पीडीएफ्स हमारे पास कौन से हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास है डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ्स, जिन्हें हम कभी कभी ट्रू पीडीएफ्स भी कहते हैं। ये वो पीडीएफ्स है जो हम अपने वर्ड वगैरह में बनाते हैं, उसके बाद उसको सेव एज पीडीएफ करते हैं। ऐसे पीडीएफ्स को हम ट्रू पीडीएफ्स कहते हैं या डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ्स कहते हैं। दूसरे रहते हैं हमारे पास स्कैन्ड पीडीएफ्स, या इनको हम कभी कभी इमेज ऑनली पीडीएफ्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है OCR पीडीएफ्स, जहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट को OCR के थ्रू, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के थ्रू उस टेक्स्ट को रीड करते हैं, उसके बाद उसको हम PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी हमारे पास तीसरे टाइप का जो है, इसको हम कभी कभी स्कैन्ड सर्चेबल PDF भी कहते हैं, OCR PDF को। तो ये भी हमारे पास तीसरे टाइप का PDF है। तो अब हमने बताना है सर्च कहाँ पे हम कंटेंट को कर सकते हैं, सर्चेबल पीडीएफ्स कौन सी हैं। एक तो यहाँ पे हमारे पास डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ है, और हमारे पास OCR पीडीएफ्स है। सो ऑप्शन ए एंड सी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर यू हियर। ठीक है, ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर ए बी, क्योंकि डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ्स जो है ट्रू पीडीएफ्स, वहाँ भी हम सर्च कंटेंट को कर सकते हैं। इसी तरह OCR पीडीएफ्स जो है, जिसको हम कभी कभी सर्चेबल पीडीएफ्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक और टाइप है जहाँ पे हम कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन स्कैन पीडीएफ्स को हम, यहाँ पे कंटेंट लॉक होता है, क्योंकि ये इमेज की फॉर्म में होता है कंटेंट, इसमें हम टेक्स्ट को जो है सर्च नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द PDF रीडर्स इज मीन्ड फॉर एंड्रॉयड और iOS सिस्टम? एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, iOS के लिए जो PDF रीडर्स हैं, वो इनमें से आपने देखना है कौन सा PDF रीडर है। ऑप्शन ए इज़ स्लिम PDF रीडर, ऑप्शन बी इज़ एडोब एक्रोबेट रीडर DC, ऑप्शन सी इज़ सोडा PDF रीडर, ऑप्शन डी इज़ नाइट्रो PDF रीडर। इनमें से कौन सा वो PDF रीडर है जो यूज़ होता है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए या iOS के लिए, एप्पल आईफोन्स वगैरह के लिए? तो कौन सा है वो PDF रीडर?
देखिए अगर आप ऑप्शन ए को देखें, स्लिम PDF रीडर, ये हम जो है PCs के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एडोब एक्रोबेट रीडर DC, ये भी हम PCs के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ नाइट्रो PDF रीडर भी हम PCs के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा PDF रीडर है जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए, वो है सोडा PDF रीडर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, इस चीज़ को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। हमारे पास एक डिवाइस है जो हम नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं, उनको कनेक्ट करना है अगर हमने, तो उन दो नेटवर्क्स को, ठीक है, ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है, इन दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्किंग डिवाइस की। लेकिन मसला ये है, ये अलग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है और ये अलग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल 1 यूज़ कर रहा है, ये प्रोटोकॉल 2 यूज़ कर रहा है। आपको मैंने प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया, अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं हमारे पास। मान लीजिए ये TCP यूज़ कर रहा है, ये UDP यूज़ कर रहा है, हालांकि आपने ये नहीं पढ़ना है। UDP हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की जो हमारे पास है, कनेक्शन लेस नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, और ये कनेक्टेड नेटवर्क के लिए TCP हम यूज़ करते हैं। इतना आपने डीप नहीं जाना है, लेकिन ये अगर आपसे पूछा जाता है, अगर हमारे पास दो नेटवर्क्स है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, तब अगर आपने इनको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सा नेटवर्क डिवाइस इस्तेमाल करेंगे। देखें ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए इज स्विच, ऑप्शन बी इज हब, ऑप्शन सी इज गेटवे, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। कौन सा है वो नेटवर्किंग डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, और दोनों नेटवर्क्स अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो है, आप लोगों को अगर पता है तो उसको टिक कर लीजिए, वरना मैं बता दूं, वो है हमारे पास गेटवे। ठीक है, वो गेटवे है जहाँ पे हम जो यूज़ होता है दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। इसीलिए जब हम कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करते हैं, हो सकता है दो कंट्रीज़ अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हम गेटवे को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ लैन्स इज। हमारे पास एक ऐसा डिवाइस जो हमारे पास नंबर ऑफ लेन्स अगर होंगे, जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स है, ठीक है, हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स है, ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो डिवाइस को क्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक डिवाइस यूज़ किया इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए, तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये तीनों को कनेक्ट करते हैं, या तीन से ज़ायद भी हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट करना होगा, उसके लिए हम कौन से नेटवर्किंग डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज़ राउटर, ऑप्शन बी इज़ रिपीटर, ऑप्शन सी इज़ ब्रिज, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है वो नेटवर्किंग डिवाइस। ये चीज़ अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड। हालांकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किए गए हैं, इसलिए मैंने इनका ज़्यादा जिक्र नहीं किया था। तो इसके बारे में आप लोगों को इनमें आज सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस तरह से ये सभी चीज़ें यूज़ होते हैं। तो वो है हमारे पास राउटर, क्योंकि राउटर में एक टेबल होता है, राउटिंग टेबल, ये हर एक नेटवर्क के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है वो नेटवर्क उसी राउटिंग टेबल में, और उसके बाद जब भी कभी कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो उसी नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन, उसी राउटिंग टेबल को इस्तेमाल करके वहाँ से IP एड्रेस लेके उस डेस्टिनेशन एड्रेस पे डेटा सेंड कर सकता है या वहाँ से रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है वो है राउटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच नेटवर्क इज एबल टू कनेक्ट एंड सेंड डेटा टू ईच कंप्यूटर वाया सेंट्रल हब और स्विच विदाउट लुकिंग वेयर द डाटा इज सेंट। ठीक है, ये एक ऐसा हमने नेटवर्किंग टोपोलॉजीज को पढ़ा था। नेटवर्किंग टोपोलॉजीज में आपने वो टोपोलॉजी बतानी है, वो नेटवर्क बताना है जहाँ पे डेटा को हमेशा सेंट्रल हब या स्विच के द्वारा ही पास किया जाता है, तब वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। ऐसे नेटवर्क या ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी इज रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी इज ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन डी इज बस टोपोलॉजी। जहां सेंट्रल हब के द्वारा ही डेटा जा सकता है, ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं। रिमेंबर इट, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये बताया था, तो दैट इज स्टार टोपोलॉजी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जिक्र करूँ इसका। बस टोपोलॉजी इस तरह होता है जहाँ पे हमारे पास एक मेन लाइन होता है, उसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे अगर मुझे फॉर एग्जांपल PC2 है हमारे पास, ये PC1 है, तो एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर भेजना है, यहाँ पे कोई हब नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम भेज सकते हैं।
इसी तरह रिंग टोपोलॉजी हमारे पास इस तरह रहता है, यहाँ पे अलग अलग नोड्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस नोड से इस नोड तक भेजना है डेटा, तो मैं भेज सकता हूँ, सेंट्रल हब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह ट्री टोपोलॉजी में हमारे पास बस भी रह सकता है, और बस में फिर फर्दर हम इसको जो है ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं डेटा को मुझे हब के थ्रू भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे पास एक टोपोलॉजी रहती है जिसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें एक हब रहता है, इसी के हब के साथ जो है हर एक सिस्टम जो है कनेक्टेड रहता है, हर एक नोड कनेक्टेड रहता है। जब भी आपने डेटा भेजना है यहाँ से यहाँ, तो इसको हब के थ्रू जाना ही जाना है। ऐसी टोपोलॉजी को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। सभी टोपोलॉजीज का आपका एक बार रिवीजन हो गया। यहाँ पे क्या है बस टोपोलॉजी, क्या है ट्री टोपोलॉजी, क्या है रिंग टोपोलॉजी, और क्या है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में ही हब का इस्तेमाल होता है, या इसको आप कभी कभी स्विच भी कह सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेटवर्क सर्विसेज। इनमें से कौन सी नेटवर्क सर्विसेज है, यानी कि नेटवर्क के द्वारा हम इनमें से कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज फाइल सर्विसेज, ऑप्शन बी इज प्रिंट सर्विसेज, ऑप्शन सी इज डेटाबेस सर्विसेज, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सी नेटवर्किंग सर्विसेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए है फाइल सर्विसेज को, प्रिंट सर्विसेज को, डेटा सर्विसेज को, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क के द्वारा हम फाइल भेज सकते हैं, फाइल रिसीव कर सकते हैं, तो फाइल सर्विसेज बेशक इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस से अगर हमने कोई डेटा रिट्रीव करना है या डेटाबेस में कोई चीज़ अपडेट करनी है, वहाँ से डिलीट करनी है, तो डेटाबेस सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू अगर आप देखेंगे किसी कंपनी में अगर आपने काम किया होगा, तो वहाँ पे एक कॉमन प्रिंटर रहता है, वहाँ पे आप अपने सिस्टम से कमांड दे के उस कॉमन प्रिंटर से कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। ये नेटवर्क में कनेक्टेड रहती है, इसलिए प्रिंटिंग सर्विस या प्रिंट सर्विसेज भी हम नेटवर्क सर्विसेज में ही कंसिडर करते हैं। ये नेटवर्क के थ्रू ही हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। कभी कभी ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड ए नेटवर्क। देखें, जब हम कुछ कंप्यूटर्स को साथ में या कुछ डिवाइसेस को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है हर बार कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं। कभी कंप्यूटर्स के साथ साथ कोई एक आध प्रिंटर भी हमने कनेक्ट कर दिया, स्कैनर भी कनेक्ट कर दिया, तो ये एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, इसे हम नेटवर्क कहते हैं। ये क्वेश्चन में वही से हमें बताता है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड। और जब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उस टर्मिनोलॉजी या उस टर्म को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज नेटवर्किंग, ऑप्शन बी इज इंटरनेटवर्क, ऑप्शन सी इज इंटर कनेक्शन, ऑप्शन डी इज कंप्यूटर ग्रुप। ठीक है, अगर हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उसे हम नेटवर्क कहते हैं, लेकिन अगर हम इसी कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए, तो उससे हम क्या कहते हैं। सो सिंपल आंसर इज उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन ए। ये थी कुछ चीज़ें। अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने ए से बी सिग्नल भेजना है। इन चीज़ों को याद रखें अच्छी तरह से, प्लीज़ मेक श्योर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखें। लेक्चर अभी इस एमसीक्यू के बाद आप एग्जिट ना करें, बल्कि आप इसी अच्छी तरह से ये देखें। ये चीज़ें कुछ समझाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ए से बी आप जो है डेटा भेजने वाले हैं। जब आप ए से बी कोई डेटा भेज रहे हैं, कोई सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वीक पड़ जाता है ये सिग्नल। ठीक है, वीक बढ़ जाता है तो ये बी तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच जाता, इसलिए हम बीच में क्या करते हैं, एक रिपीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक रिपीटर हमने यूज़ किया, ये क्या करता है, इसको एनर्जाइज करता है इस सिग्नल को, ताकि ये बी तक पूरी तरह से अच्छी तरह से पहुंच जाए। इसलिए रिपीटर्स जो है ना, ये आपकी मैसेज या आपकी जो सिग्नल है उसको इम्प्रूव करता है, उसकी एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है, ताकि ये बी तक बराबर उसी तरह पहुँच जाए जिस तरह ए ने भेजा है। तो इसे हम कहते हैं रिपीटर। ठीक है, कभी कभी लेकिन ये रिपीटर जो है, ये जो होता है, इसमें सेंडिंग के लिए एक पोर्ट होता है और रिसीविंग के लिए एक पोर्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम टू पोर्ट हम इसको कहते हैं, टू पोर्ट्स का रहता है ये रिपीटर। ये ज़्यादातर फिजिकल लेयर पे ही इस्तेमाल होता है। कहाँ पे, फिजिकल लेयर। आपने OSI लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा। OSI में हमारे पास 7 लेयर्स रहते हैं नेटवर्क में। ठीक है, देखिए 7 लेयर्स क्या होते हैं। सबसे लोएस्ट में जो हमारे पास रहता है वो रहता है फिजिकल लेयर। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास रहता है डेटा लिंक लेयर, ये याद रखें, डेटा लिंक लेयर। तीसरा रहता है हमारे पास नेटवर्क लेयर। चौथा रहता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद रहता है सेशन लेयर। इसके ऊपर रहता है फिर प्रेजेंटेशन लेयर। इसके ऊपर रहता है फिर एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे हम एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फिजिकल लेयर में ज़्यादातर मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कोई मैसेज भेज दी, ठीक है, वो एक फिजिकल सिग्नल की तरह होती है। इसीलिए रिपीटर्स का इस्तेमाल कहाँ पे रहता है, फिजिकल लेयर पे ही होता है। इन चीज़ों को अपने नोट्स में आप ऐड करें।
अगर हमने मल्टीपोर्ट रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम हब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हब का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मल्टीपोर्ट होता है। रिपीटर सिंगल पोर्ट होता है, या आप उसको टू पोर्ट भी कह सकते हैं। सेंडिंग के लिए एक, रिसीविंग के लिए टू पोर्ट कह सकते हैं आप उसको। ये हब जो होता है ये मल्टीपोर्ट होता है। इसके लिए आप मल्टीपल सिग्नल्स या मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये मल्टीपोर्ट डिवाइस के लिए एज ए रिपीटर काम कर सकता है। अच्छा, ये रहा हब। इसके बाद हमारे पास रहता है ब्रिज। ब्रिज जो हमारे पास रहता है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, यानी कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे कोई चीज़ भेजनी है, या एक सोर्स को दूसरे सोर्स तक, डेस्टिनेशन तक कोई चीज़ भेजनी है, इसके लिए हम ब्रिज को यूज़ करते हैं। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज देखता है कि ये, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर में इस्तेमाल होता है, तो ये देखता है कि इसका फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस क्या है। मैंने आपको बताया हर एक कंप्यूटर में एक एड्रेस रहता है, जो उसका एक फिजिकल एड्रेस रहता है जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस हमारे पास 48 बिट्स का रहता है। ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक चिप रहता है हमारे कंप्यूटर में, उसी पे ये रहता है ये नंबर, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। तो ये मैक एड्रेस के द्वारा जो है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। लेकिन ये जो ब्रिज है हमारे पास सिंगल जो है टू पोर्ट का ही होता है, एक सेंडिंग के लिए एक रिसीवर के लिए। ब्रिज क्या काम करता है? ये एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? डेटा लिंक लेयर में, और मैक एड्रेस के द्वारा जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई भी मैसेज भेज सकता है। ये है ब्रिज आपके लिए। ठीक है, रिपीटर देखा खाली एनर्जाइज करता है, बाकी कोई चेंज नहीं करता है। ब्रिज क्या करता है? देखता है मैक एड्रेस क्या है डेस्टिनेशन का, वहाँ पे जो है मैसेज को भेज देता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास रहता है स्विच। ठीक है, स्विच क्या होता है? अगर मेरे पास दो नेटवर्क्स होंगे, ये एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, इनको कनेक्ट करना है। ये स्विच तभी इनको कनेक्ट कर सकता है जब इनके प्रोटोकॉल सेम हो। मैंने थोड़ी देर आपको बताया कि इसका भी प्रोटोकॉल सेम है, इसका भी प्रोटोकॉल सेम है, तो इसके लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए गेटवे का, जो मैंने ऑलरेडी आपको एमसीक्यू में बताया। लेकिन अगर सेम प्रोटोकॉल्स में आपने दो जो है लैन्स को कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको किस नेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी? वो स्विच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी आप कहाँ पे काम करता है? ये भी डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। इसके बाद रहता है हमारे पास राउटर। ठीक है, राउटर जो है ये नेटवर्किंग लेयर पे काम करता है। इसका मतलब है इसका ज़्यादा काम जो होगा वो आईपी एड्रेस के साथ ही होगा। ठीक है, आईपी एड्रेस, क्योंकि नेटवर्किंग में ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। तो अगर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होगा, वहाँ पे हम राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राउटर मल्टीपल नेटवर्क्स को मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। हर एक नेटवर्क का जो है उसका राउटिंग डिटेल्स, उनके आईपी एड्रेस को अपने पास रखता है इस टेबल में। उसके बाद सोर्स से डेस्टिनेशन आराम से ये भेज सकता है। शॉर्टेस्ट कौन सा होगा मुझे डेस्टिनेशन, उसी के हिसाब से ये भेज सकता है। इस राउटिंग टेबल को इस्तेमाल करते हैं, इस पे सारे डिटेल्स रहते हैं। आप मान लीजिए ये राउटर जो है ना, इसके पास सभी आधार आईडीज़ है, उनके एड्रेसेस है। अगर इसको एक शख्स से दूसरे शख्स कोई चीज़ भेजनी होगी, तो इसके पास सारी डिटेल्स है, किसका आधार नंबर क्या है और उसका जो है एड्रेस क्या है। इसके थ्रू ये भेज सकता है किसी भी शख्स को कोई चीज़। वैसा ही काम राउटर करता है। इसके पास राउटिंग टेबल होता है, आईपी एड्रेसेस हर एक नेटवर्क के रहते हैं इसके पास। और जब भी हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ये राउटिंग टेबल को इस्तेमाल करते हैं, किस आईपी एड्रेस से किस आईपी एड्रेस तक भेजना है और शॉर्टेस्ट रूट कौन सा रहेगा, उसके लिए इस्तेमाल होता है राउटर। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये नेटवर्किंग जो लेयर है, नेटवर्क लेयर जो है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है राउटर का। ठीक है, तो ये थी कुछ डिवाइसेस। इसके अलावा हमारे पास जो है एक और चीज़ जिसे हम ब्राउटर कहते हैं, ये याद रखें आप। ब्राउटर क्या करता है? ये ब्रिज का काम भी करता है और ये राउटर का काम भी करता है। ब्रिज का काम यानी कि दो नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, और राउटर का काम यानी कि वहाँ पे आईपी एड्रेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ब्रिज काम नहीं करता है, तब जब राउटर काम नहीं करता है, तब ये ब्रिज लेवल पे काम कर सकता है। यानी कि राउटर आईपी एड्रेस के लेवल पे काम करता है। अगर इस पे कामयाब नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल कभी इसके पास राउटिंग टेबल नहीं रहा, तो ये एज अ ब्रिज भी काम कर सकते हैं कि मैक एड्रेस के थ्रू भी डेस्टिनेशन तक जो है डेटा भेज सकता है। ठीक है, ये एडवांस्ड वर्जन ऑफ राउटर कह सकते हैं आप, इसको आप ब्राउटर कह सकते हैं। ये ब्रिज और राउटर दोनों का काम करता है। ये थे कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर कि इतने छोटे से टाइम में मैंने आप लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझाई होगी, ताकि आप लोगों को इसमें कहीं पे कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये थी कुछ चीज़ें
नेटवर्किंग डिवाइसेस के रिलेटेड और कुछ चीज़ें जो हमने नेटवर्किंग टोपोलॉजी के रिलेटेड पढ़े। चलिए आप लोगों से यहीं से इजाज़त लेता हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ, ताकि हम अगर हमें आगे वाले लेक्चर्स में टाइम मिला तो उसमें हम इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे। यहीं से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मेहनत अभी तक की है इसको कंटिन्यू रखें, एक और महीना इंशाल्लाह एग्ज़ाम आने वाले हैं और इस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। बस अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें। बाय।